नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अंशिका। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। वहीं लोगों में भी काफी उत्साह है। सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज लोकसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों की राय जान रहा है कि वो इस बार चुनाव में किसके सिर ताज सजाएंगे और किसको दरकिनार करेंगे। तो चाय पर चर्चा में आज आपको दिखाएंगे राजधानी लखनऊ की जनता क्या चाहती है और जनता के दिल में क्या है। और इसी पर मेरे साथ अभिषेक सिंह लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं यहाँ, और सुबह सुबह क्योंकि त्योहार का दिन है, ईद है, आज नवरात्र भी चल रहे हैं, और सुबह सुबह लेकिन लोग चाय की शौकीन जो लोग हैं वो चाय की दुकानों पर दिखते हैं। और छुट्टी के दिन अक्सर लोग बाहर अपने लोगों से मिलने जुलने के लिए घरों के बाहर निकलते हैं, और चाय की दुकान जहाँ भी मोहल्लों में होती है वो इसी तरह मशहूर होती है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या चल रहा है भैया? बढ़िया चल रहा है भैया। चुनाव आ रहा है तो कुछ माहौल बदला है, दुकान पे चर्चा होने लग गई है चुनाव की। चर्चा हो रही है मगर महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। कम आजकल और चर्चाओं से ज्यादा राजनीतिक चर्चाएं होने लगी। हाँ हाँ हो रही। क्या कहेंगे आप लोग? सुबह सुबह यहाँ चाय की दुकान पर हैं। आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है, गर्मी हो रही है, भले ही अभी शुरुआती हुई है गर्मी की, लेकिन चुनावी गर्मी भी बढ़ गई है। हाँ, चुनावी गर्मी बढ़ गई है क्योंकि अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं। अब उसी में जो है सारी चीज़ें होने लगी हैं। लोग मिलना चालू कर दिए हैं, आना जाना चालू कर दिए हैं। हर आदमी इलेक्शन की तैयारी में लगा है। कुछ लोगों की टिकट्स क्लियर हो गई हैं, कुछ की क्लियर हो रही हैं। चल रहा है मामला। क्या कहेंगे? आजकल चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, और पहले फेज का चुनाव होना है 19 तारीख से, उसके बाद अगले फेज का चुनाव होगा। लखनऊ में भी प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं, आप लोगों के पास भी पहुंच रहे होंगे, और आजकल घरों में भी, डाइनिंग टेबल पे भी चर्चाओं में चुनावी चर्चा शामिल हो। अब जितनी भी पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व ढूंढने के लिए कोशिश कर रही हैं, क्योंकि सबके पास आखिरी में एक ही मौका आएगा कि ईवीएम से धोखा हुआ है या ईवीएम खराब है, ईवीएम से किया गया। बाकी मोदी लहर चल रही है, और हमारे यूपी में तो 80 में से कम 80 सीट तो जा रही है मोदी जी को। बाकी मोदी लहर तो चली रही है, बाकी सपा तो खत्म है। बाकी राजनीतिक दल भी आ रहे हैं, लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों, क्या कहेंगे? आजकल चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं, घरों में है तो मुमकिन है। अच्छा जी बिल्कुल। और बाकी दलों के भी लोग आ रहे होंगे घर पे? बाकी दल यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है उनका कुछ, लेकिन मोदी का जलवा दिखाई पड़ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। आजकल चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं, हालांकि लोग अपनी अपनी तरफ से जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आज तो ईद है, मुबारक दिन है। जी बिल्कुल, मुबारक दिन है और बहुत बढ़िया दिन है, और ईद का दिन है। लेकिन ये भी ईद चुनाव वाली लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग रोजा इफ्तारी करते हुए और अलग अलग तरीके से इसको भी चुनावी रंग दे दिया ईद को। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी रंग दे दिया है ईद को, और बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है, कोई कमी नहीं है, सब काम बढ़िया हो रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी ईद मनाएंगी इस बार, रोजा इफ्तार बहुत बहुत धूम से ईद मनाएंगे, और नवरात्रि भी मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। खूब कायदे से चैंपियन होगा। एपीएल भी चल रहा है और सब काम हो रहा है। हाँ देखिए, लोग अपनी अपनी तरफ से बता रहे हैं कि देखिए, त्योहारों के बीच और ये जो चुनाव है ये उसी रंग में रंग जाता है। जैसा कि बता रहे हैं कि नवरात्र भी है, ईद भी है। क्या कहेंगे? इस बार जो इलेक्शंस आ रहे हैं, चर्चाएं तेज हो गई, गहमा गहमी तेज हो रही है। बस 19 तारीख से इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, यानी कि इलेक्शन की कैंपेन तो शुरू ही हो गई होगी। दरवाजे तक पहुंच रहे हैं प्रत्याशी, वोट मांग रहे हैं। पहुंच रहे हैं। माहौल जो है चुनाव वाला बन चुका है, और बीजेपी की लहर लगभग पिछले 10 सालों से चल रही है और वो एकदम बरकरार है, और इस बार भी भाजपा की ही आने की पूरी संभावना है। ठीक है। अच्छा, चुनाव का जो पहले प्रारूप था, तो जब प्रत्याशी लड़ते थे तो एक ईमानदार और बेईमान की छवि के साथ आदमी लड़ता था कि वो ईमानदार हैं और हम जो है ये बेईमान हैं, वो ईमानदार हैं, तो इस पे लड़ाई होती थी। लेकिन अब जो है ये चीज़ें हट गई हैं। अब बात इस पे चलती है कि वो चोर हैं और वो बड़े चोर हैं, है ना। हम कम चोर हैं, वो बड़े चोर हैं, तो अब इस पे चुनाव होने लगा है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि राजनीति का स्तर बड़ा नीचे होता जा रहा है,
और भाजपा सरकार से हर तरह से आदमी संतुष्ट है, लेकिन महंगाई और रोजगार दो ऐसे मुद्दे हैं कि जिस पे इस सरकार को काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस पे काम नहीं हुआ तो शायद जो लहर 10 साल से होती चली आई है मोदी जी के समय से, वो शायद आगे अगले पंचवर्षीय पे जो है बरकरार नहीं रह पाएगी। तो सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि इन दो चीज़ों पे बहुत ही बेहतर रूप से और थोड़ा एक अच्छी रणनीति बनाकर इस पे काम करें कि जिस प्रकार चारों तरफ पढ़ाई का माहौल बना रहे हैं। तो चुनावी वादे तो सब लोग अलग अलग तरीके कर रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा 33% महिलाओं को राजनीति में भी आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि राशन नहीं देंगे, आटा देंगे पिसवा के। नहीं, वो सही है। हमें ये नहीं समझ में आता कि जब चुनाव आता है तभी ये सारे वादे क्यों होते हैं। उससे पहले 5 साल तक क्या ये लोग सुप्तावस्था में रहते हैं या कुंभकर्ण को फॉलो करने लगते हैं? 5 साल तक तो सोए रहते हैं और जैसे ही चुनाव आएगा तुरंत वो जग के फिर वादे उनके चालू हो जाएंगे। तो ये तो हर आदमी जानता है कि चुनाव आ गया है तो वादे तो चलेंगे। तो हर आदमी उनका जो है पुराना इतिहास देखता है और पुराने इतिहास को देखने के बाद आदमी फंसने वाला नहीं है। उनका क्या इतिहास रहा है, उन्होंने महिलाओं के साथ कैसा किया है, यूथ के साथ कैसा किया है, भ्रष्टाचार उनके समय में कैसा रहा है, रोजगार कैसा रहा है ना। इसके अलावा जो भी उपद्रवियों का किस तरह से राज था। तो अच्छा हाँ, ये भाजपा सरकार में मैं ये कहूँगा कि उपद्रवियों पे तो इस सरकार ने इतना अच्छा नकेल कसा है कि जितना किसी सरकार ने नहीं कसा है। आज के समय में गुंडागर्दी बहुत कम है, ठीक है। बाकी मैं तो इस चीज से बहुत संतुष्ट हूँ। सरकार ऑर्डर सिचुएशन बदल गई है। क्यों लोग चुनावी वादे भी कर रहे हैं? कल समाजवादी पार्टी का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ, उससे पहले कांग्रेस का हुआ। अलग अलग तरीके की बड़ी कर्तव्य वाली बातें कह रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर चुनाव में हम जीत गए, इलेक्शन जीतते हैं, इंडिया गठबंधन जीतता है, तो राशन नहीं देंगे, आटा देंगे। आटा लोगों के घरों के पास 10 किलोमीटर पर मंडी होगी, जहाँ सीधे आटा घर पे पहुंचेगा। मतलब गेहूं अगर मिलता है तो आटा दिया जाएगा, मतलब और प्योरीफाई करके, वो भी कंपनियों से नहीं, सीधे मंडी से लाके देंगे। और भी इस तरह की कई सारी बातें हैं। क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में चुनावी वादों पे चुनावी ये तो मैंने नहीं सुना आटा देंगे, लेकिन जो मोदी सरकार दे रही है, जैसे कि गेहूं, चावल और भी जो भी चीज़ें दे रही हैं, बस इन्हीं की सरकार में मिला है और किसी की सरकार में नहीं मिला है। और इसी की सरकार में क्या कहोगे? आजकल राजनीति चल रही है। हम तो मोदी जी का बोलते तो पूजे हैं बस, और कोई नहीं है। अच्छा, सीधी सीधी सी बात है। हमारे जो हम 5 वोटे हैं और 5 वोट मोदी जी। देखिए लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे। आजकल चुनावी माहौल हो गया है, लोग राजनीतिक बातें कर रहे हैं, वादे भी किए जा रहे हैं बहुत तेजी से। चुनावी राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से वादे कर रही है। हाँ जी, चल तो रहा है, माहौल बहुत गर्म है, मगर मैं तो हाथी वाला हूँ, तो हाथी जीतेगा, ये कन्फर्म है। बहन जी निकल रही हैं अब बाहर रैलियां और दौरे करते हुए। आधे से अधिक बसपा जीतेगी साहब। इस बार गठबंधन नहीं किया, खाता नहीं खुलेगा यहाँ। हाथी इस बार गठबंधन भी नहीं किया ना उन्होंने। हाँ, तो तभी तो जीतेगी वो। सब वोट इधर उधर कटेगी, केवल बस हाथी अकेला जीतेगा साहब। क्या तरीके से हमारे अंकल जी कह रहे हैं कि हाथी जीतेगी। मन बहलाने के लिए ख्यालात अच्छे हैं। बाकी बहन जी तो हमारी मोदी जी की भक्त हैं, वो जैसा कहते हैं वैसे ही चलेंगी, क्योंकि उनको मालूम है जेल हमको नहीं जाना है। अब इस उम्र में जेल भी जाके क्या करेंगी, क्योंकि अभी तो मोदी जी ने हमारे कहा है कि ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। टेलर अभी है, तभी सपा ने कितनी जगह प्रत्याशी बदल दी है, बदलने की सोच रहे हैं। बाबा अखिलेश लड़ने की नहीं सोच रहे हैं, डिम्पल भी घबरा रही हैं। और जब पिक्चर दिखला देंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि सपा, बसपा और ये कांग्रेस क्या करेंगे। पंजा तो लूटने के लिए आया था और लूटते लूटते चला गया। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे? चुनावी वादे लोग कर रहे हैं, आजकल राजनीतिक दल दरवाजे पर आ रहे हैं। लोग मैनिफेस्टो को भी नाम बदल दिया है, लोग घोषणा पत्र की जगह कुछ और नाम देते हुए नजर आ रहे हैं। संकल्प पत्र कह रहे हैं, फ्यूचर पेपर कह रहे हैं। क्या कहेंगे आजकल जिस तरह राजनीतिक माहौल बन गया? सर, हम लोग मोदी का भक्त आदमी, हम लोग को आवास मिला है और लेटरिन बाथरूम मिला है। हम लोग मोदी से खुश है। खाली एक चीज है कि बस हम लोगों को काम धंधे में थोड़ा सा आदमी सताता है, उस पर कार्रवाई किया जाए। कैसे सता देता है? जैसे मान के चलिए हम लकड़ी का काम करते हैं, कोई पैसा नहीं देता है, उसके बारे में हम लोग कहाँ जाएं? तो इस बार प्रत्याशी आ रहे हैं, उससे कहेंगे क्या ये बात? ये कहेंगे, जरूर कहेंगे। अभी हम पश्चिम कल्ली में काम किए हैं, वहाँ हमको पैसा नहीं मिला, औजार भी नहीं मिला।
आपके यहाँ से तो दो दो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह भी और कौशल किशोर भी, दोनों सरकार में मंत्री हैं, तो बड़ी उम्मीद है लखनऊ वासियों को फिर। जी, राजनाथ जी तो हमारे मतलब ये समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके अस्तित्व पे कोई एक दाग नहीं लगा है और उनके काम को भी हम लोग बहुत सराहते हैं। उनकी रिस्पेक्ट पूरा उत्तर प्रदेश करता है, मतलब ना कि लखनऊ की बात करें, पूरा विपक्ष भी करता है और हर आदमी जो है उनकी रिस्पेक्ट करता है। कौशल जी की बात करें तो कौशल जी की बात भी ठीक है, उनका अपना सीट उनकी कंफर्म है, सीट नहीं जा रही है कहीं, लेकिन कौशल जी क्षेत्र पे ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा। अपने क्षेत्र में कि आदमी को काम करना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं होते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं होती। हमारे विधायक जी जो हमारे सरोज नगर से विधायक हैं, राजेश्वर जी, वो बहुत मतलब एक्टिव आदमी हैं, बहुत तगड़ा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, बहुत तगड़ा कार्य कर रहे हैं। ऐसा विधायक अगर लखनऊ के अंदर चारों तरफ से हो जाए तो आप सोचिए लखनऊ एक दूसरे लेवल पे पहुंच जाएगा, ये समझ लीजिए। वो स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हैं, मेडिकल पे भी ध्यान दे रहे हैं। नेता ऐसा होना चाहिए जो हर आदमी को समझे, हर चीज को समझे, हर चौतरफा विकास। बाकी राजनीतिक दल जो वादे कर रहे हैं, दरवाजे पर आ रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? वो अपना अस्तित्व बचाना चाह रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कह रहे हैं कि वो राशन दे रहे हैं तो हम आटा देंगे, वो 2,000 रुपए दे रहे हैं पेंशन तो हम 5,000 रुपए पेंशन देंगे, महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, SC OBC वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज आप सोचिए कि इनके पास मुद्दे खत्म हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कह के लड़ेंगे? मोदी जी की बुराई करेंगे या योगी जी की बुराई करेंगे? जितने भी मुद्दे थे सब तो खत्म हो गए। विकास की बात करें तो इनसे 70 साल में इन्होंने जितना विकास किया उससे कहीं ज्यादा जो है योगी जी ने, मोदी जी ने 10 साल में विकास किया है। तो ये किस चीज पे लड़ना चाहते हैं? अब ये अपना अस्तित्व बचा लें, बस यही बहुत है। क्या कहेंगे, जैसे राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब बाकी राजनीतिक दल भी कोशिश कर रहे हैं कि वो भी योजनाओं में एक लाइन आगे बढ़ा दें, यानी बड़ी लंबी लाइन खींचें। वो राशन को लेकर जो चर्चाएं बहुत तेजी से कोविड से चल रही हैं, उस राशन को लेकर कल समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो गेहूं दे रहे हैं तो हम आटा देंगे। देखिए, इसमें कभी कभार जब उन लोग का व्याख्यान सुनते हैं तो हमको हंसी भी आती है कि कम से कम भाजपा सरकार ने उन लोगों को ये राह तो दिखाई कि हमें किस मुद्दे पे बात करना चाहिए। अगर वो आटा चावल नहीं बांटती तो ये कहाँ से फिर आटा और राशन बात करते। अगर उसने महिला को वो सशक्तिकरण पे ध्यान नहीं दिया होता, जैसे 3 तलाक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत सरकारें आई चली गई, शरीयत के पक्ष में रही, लोगों ने टोपियां पहनी, लेकिन उनकी टोपी पहनने के बाद भी उन्हीं की वर्ग में जो महिलाओं की स्थिति थी उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उसको सोचा। इसके अलावा और भी केवल एक ही कम्युनिटी की बात नहीं है, बाकी चाहे हिंदू हो, जैन हो, चाहे जो भी और भी धर्म के हैं, सभी प्रकार की सभी धर्मों की महिलाओं के लिए इस सरकार ने काम किया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ लोग हैं अपनी अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या कहेंगे? अरे नहीं, बताइए ना, लोग आ रहे हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, अंकल जी क्या कह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है सबका साथ सबका विकास। इस मुद्दे को लेकर चलती है सरकार तो बहुत ही अच्छा है। जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिले। मेरा बस यही कहना है, सबका साथ सबका विकास। राजनीतिक दल भी तो आ रहे हैं दरवाजे पर, वो भी तो अपनी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाजपा राशन दे रही तो हम आटा देंगे, भाजपा सुरक्षा दे रही तो हम 33% आरक्षण देंगे महिलाओं को। अरे ये सब लुटिया चोर है, इनके विषय में सोचना ये व्यर्थ है। और जो भी इन लोगों के विषय में सोचता है बेकार है, क्योंकि देश के लिए, देश के हित में के लिए कुछ नहीं कर सकते ये लोग। बस मेरा यही कहना है। बिल्कुल, ये इस तरह से लोगों की एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं हैं। बाकी राजनीतिक दल जो बातें कह रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ साहब, मुझे हाथी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साहब, पक्का हाथी वाला हूँ, द ग्रेट चमार। इसमें कोई हिलना नहीं साहब उन लोगों को। बिल्कुल, देखिए लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि दरवाजे पर लोग भी पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। लखनऊ खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि लखनऊ से दोनों जो सांसद हैं वो दोनों ही केंद्र में मंत्री थे, यानी चाहे वो राजनाथ सिंह जी की बात की जाए जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, और चाहे कौशल किशोर की बात की जाए जो केंद्रीय
राज्य मंत्री हैं, तो सीधे तौर पर लखनऊ की एक अलग ही पहचान रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के अलावा राजनाथ सिंह से पहले अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव लड़ते थे और तमाम बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री बने, रक्षा मंत्री बने, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, बसपा सुप्रीमो मायावती हो। तो सीधे तौर पर लोगों का विजन बहुत बड़ा है, कैनवर्स बहुत बड़ा है लखनऊ के लोगों का, और इसीलिए वो जो कह रहे हैं कि दरवाजे पे पहुंच रहे हैं, लंबी लकीरें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मन में ये बात है कि इस बार चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, खासतौर पर जैसे जैसे करीब आता जाएगा लखनऊ के भी चुनाव की बात की जाए या पूरे प्रदेश में जब से चुनाव शुरू हो रहा है, यानी 19 तारीख से चुनाव शुरू होगा, तब से अलग अलग फेजेज में इसी तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आएंगे। जी, आपने इतनी देर सभी लोगों से चर्चा की, यहाँ पर सभी लोगों को मैंने सुना और कई लोग बोलते हुए नजर भी आए कि जो चुनावी घोषणा पत्र ये सभी राजनीतिक दल लॉन्च कर रहे हैं, जो घोषणा पत्रों में वादे किए जा रहे हैं वो महज ढकोसले हैं या फिर घोषणा पत्रों को केवल चुनावी वादे ही सभी लोगों ने बताया है। हालांकि एक सवाल यहाँ पर तब भी बनता है कि चाहे वो ढकोसले हो राजनीतिक दलों के, चाहे वो केवल चुनावी वादे हों, लेकिन किसी एक राजनीतिक दल को तो लोकसभा चुनाव में जनता को वोट करना ही होगा। उसके पीछे क्या उनकी सोच रहेगी, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, क्योंकि किसी एक राजनीतिक दल को सत्ता पे तो बैठाना होगा ही, सत्ता पर तो काबिज करना ही होगा। यहाँ पर बिल्कुल ये हम पूछेंगे, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपने सवालों के जवाबों में, हाँ, ये किसी से पूछना कि आप किस चुनावी पार्टी को, किस राजनीतिक दल को वोट करेंगे, ये अपने आप में जो गोपनीयता है उसका उल्लंघन होगा। लेकिन ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों का जो विचार है, लोगों की जो प्रबलता है अपने विचार में, वो सीधे तौर पर इशारा जरूर कर देती कि कौन किस तरफ झुकाव है, किसका कौन किस तरफ क्या करना चाह रहा है। रोजगार वाला मुद्दा भैया इनको बताइए। ये जो रोजगार और महंगाई है, इन दोनों पे भाजपा सरकार पूरी तरह विफल है। इन्होंने वादा किया था जब हम आएंगे तो इतने ज्यादा रोजगार पैदा करेंगे, ठीक है, लगभग 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उसको इन्होंने नहीं पूरा किया। और जिस प्रकार इन्होंने कहा था कि महंगाई पे लगाम लगाएंगे, पुरानी सरकारों पे मतलब बहुत बुरी तरह प्रहार करते थे कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, और इस महंगाई को रोकने में सरकार पूरी तरह विफल है। तो इन 2 मुद्दों से ही मैं केवल आहत हूँ, बाकी बीजेपी का कोई ऐसा दूसरा काम नहीं जिससे मैं खुश ना हूं, है ना। चाहे कोई लोग भी मैनिफेस्टो ला रहे हैं तो किसी ना किसी के मैनिफेस्टो को तो मानना ही होगा, किसी ना किसी राजनीतिक दल को वोट करना होगा अपने वोट का अधिकार देकर। लेकिन ये बात सही है कि जितनी राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं उसमें कुछ प्रैक्टिकल भी होते हैं, कुछ इम्प्रैक्टिकल भी होते हैं, यानी कुछ सिर्फ कागज में ही रह जाते हैं। देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाहा था। मैंने शुरू में ही कहा था कि पहले जो लड़ाई होती थी वो ईमानदार और बेईमान में होती थी। अब यहाँ पे जो लड़ाई चल रही है चुनाव में कि हम कम चोर हैं, वो बड़े चोर हैं, यही दिखा कहते हैं कि वो ज्यादा चोरी किए थे, हम कम चोरी किए थे, तो यही लड़ाई चल रही है। तो ये राजनीति का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है, इस तरह से ना करें। देखिए, जब मोदी आए थे तो इस प्रकार के संकल्प पत्र के साथ आए थे, जनता त्रस्त थी, लोग कहते थे मोदी जरूरी है। लेकिन उन्होंने आज स्थिति ये बना दिया है कि और दलों को जब लोग देखते हैं कि और बड़े चोर हैं तो मोदी अब जरूरी नहीं, मोदी मजबूरी हो गए हैं, है ना। तो लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि बाकी हर चीज एकदम परफेक्ट है, लेकिन रोजगार और महंगाई पे इस सरकार को काम करना चाहिए, नहीं तो युवा जो है नाराज हो जाएगा। मोदी जी कितने दिन चलेंगे, बहुत साल, कितना अभी 100 साल तक जिएंगे, उससे ऊपर थोड़ी नहीं चलेंगे। उनके नाम पे कब तक चलेगी भाजपा, बहुत ज्यादा 5 साल और चलेगी। लेकिन अगर इस पे काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो बनाई विरासत है भाजपा की, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। एक ही आदमी पे टिकी है, फिर एक ही आदमी के बाद ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या कहेंगे कि जैसे राजनीतिक दल अपने अपने मैनिफेस्टो ला रहे हैं, कुछ बातें तो लिखी होती हैं, कुछ होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। किसी एक पार्टी के तो मैनिफेस्टो को मानना ही पड़ेगा, किसी से तो प्रभावित होता ही है। हम सर इतना कहना चाहेंगे कि मोदी जी से हमारी ये गुजारिश है कि सिर्फ अगर एक स्टेप चले तो सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें। जो हमारे शिक्षा में माफिया राज पैदा हो गया है कि बुक हमें यहीं से खरीदनी है और इतने की ही खरीदनी है, और जब बच्चा हमारा पढ़ता है किस तरीके से वो पढ़ रहा है, हम पढ़ाना चाहते हैं लेकिन हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं उसको वो पढ़ाई में, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है और हर जगह 80,000 90,000 रुपए सालाना फीस हो रही है 6ठी क्लास 7वीं क्लास की। ये इस पे थोड़ा मोदी जी को सोचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और इसी पे हम कमजोर हो रहे हैं। अगर मोदी जी ये काम कर दे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा। सभी लोगों को आपने सुना, सभी लोगों से आपने बातचीत की, मैंने आपकी सारी बातचीत सुनी, लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो गया है कि जो घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से,
उसमें दावा किया जा रहा है कि सभी वर्गों को इसमें साधा गया है, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो। सभी राजनीतिक दल धुआंधार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जनता को लुभाने के लिए, जनता को साधने के लिए तमाम तरह के वादे भी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो गया है कि क्या जिस वर्ग को साधने के दावे किए जा रहे हैं, क्या जिस जनता को लुभाने के दावे, जिस जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, क्या वो जनता इन राजनीतिक दलों से प्रभावित हुई है? क्या वो सभी वर्ग इन राजनीतिक दलों से सहमत है? क्या उन सभी वर्गों को वाकई साधा गया है? क्या ये सभी लोग खुश हैं? बिल्कुल, जो सवाल आप पूछ रही हैं हालांकि वो हमने किया था, लेकिन लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बहुत अपने सेल्फ सेंट्रिक ही होती हैं। लोग अलग अलग विषय में बात करते हैं। क्या लगता है आपको, जैसा मैनिफेस्टो आया है उसमें अलग अलग वर्गों को साधा गया है, किसानों को, बाकी लोगों को, लगता है कि सभी राजनीतिक दलों ने सभी का ध्यान रखा है, सभी वर्गों को, सभी विषयों पर ध्यान रखा है? जितने भी राजनीतिक वर्ग हैं ये अपने लिए सोच रहे हैं, कोई किसी के लिए सोच नहीं रहा है। ये बस किसी तरीके भूखे जैसे एक भूखा बैठा होता है, भिकमंगा टाइप का, वो चाहता हम पा जाए तो इसको लूट के हम सारा अंदर कर लें। जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं इस समय यही लगी हुई, किसी भी तरीके हम प्रलोभन देके हम आ जाएं अपनी सीट पे और जीत जाएं, और जीतने के बाद हम सारा अंदर करके विदेश भाग जाएं। ये उस जुगाड़ में लगे हुए हैं। मोदी ऐसा होने नहीं देगा। बशर्ते मोदी जी को भी हमारे सोचना चाहिए कि जो थोड़ा सा बेरोजगारी फैली हुई है उस पे कंट्रोल कर लें। बाकी अब कोई आना नहीं है। मोदी हमारे लिए बहुत जरूरी है, योगी हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज था उस जातिगत आधार पे भी इस बार राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, अलग अलग वर्गों का जिक्र किया, उनके लाभ की बातें लिखी। जातिगत ये इनकी सोच है, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी हमारे यहाँ लोग हैं। आज सब लगे हैं मोदी जी के ही उसमें, क्योंकि यहाँ जात का अब राशन बट रहा है तो क्या जाति देख के बट रहा है, या उसको सिलेंडर मिल रहा है, उज्ज्वला मिल रहा है तो क्या जाति देख के मिल रही है? अगर हमको मकान दिए जा रहे हैं तो जाति नहीं देखी जा रही, तो हम कैसे मान ले कि हमारी जात जो भाई लोग हैं ये जात के हिसाब से वोट देंगे? ऐसा नहीं है, ये इनकी सोच है खाली। सर क्या कहेंगे, अलग अलग जाति धर्म वर्गों को भी इस बार मैनिफेस्टो में जगह दी गई है, अल्पसंख्यक समाज को, चाहे समाजवादी पार्टी ने तो पीडीए नारा ही दे दिया, उसमें अल्पसंख्यक कहा है, फिर कहा है आधी चलिए अभिषेक, समय की क्योंकि पिछड़े। कमी है, क्योंकि चाय पर चर्चा में आपने लखनऊ लोकसभा क्षेत्र की बात की, जहां से राजनाथ सिंह को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि चाय पर चर्चा में लोगों की राय क्या रही वो आपने सुनी। सभी राजनीतिक दल अपने अपने धुआंधार प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, लोगों को लुभाने में लगे हुए हैं, घोषणा पत्र जारी किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जिस वर्ग को साधने की राजनीतिक दलों की ओर से दावे किए जा रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, क्या वाकई ही वो वर्ग इन राजनीतिक दलों से खुश हैं या नहीं? आने वाले लोकसभा चुनावों के परिणाम जब सामने आएंगे तब इसका पता चलेगा। हालांकि कल फिर से चाय पर चर्चा में एक नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश होंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही।